हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मोहित सर। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड है। इससे प्रीवियस जो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर था उसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स की जनरल डेफिनेशन और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ जनरल वर्ड्स या जनरल टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो लगभग 5 या 6 पॉइंट्स अपन ने लास्ट लेक्चर में लिख लिए थे। एक पॉइंट और बचता है अपने पास यहाँ पर, उस पॉइंट को भी अपन अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट लिख लो, 7 नंबर पॉइंट, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कैपिटल एफ। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कैपिटल एफ। देखो ये हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या है? किसी भी ऊष्मागतिक निकाय के पास नियत ताप व आयतन पर ऐसी कितनी ऊष्मा उपलब्ध है या ऐसी कितनी ऊर्जा उपलब्ध है जिसका हम उपयोगी कार्य में उपयोग कर सकें। किसी भी ऊष्मागतिक निकाय के पास नियत ताप व नियत आयतन पर उपलब्ध वह ऊर्जा जिसका कि उपयोगी कार्य करने में उपयोग किया जा सके, उस ऊष्मागतिक निकाय की हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहलाती है। और इसे लिखने का जो तरीका है वो है F बराबर U माइनस टी एस। F बराबर U माइनस टी एस, जहां U क्या है? उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था 7 नंबर पॉइंट, इसको लिख लो एक बार। लिखो, किसी ऊष्मागतिक निकाय के पास नियत ताप व आयतन पर, किसी ऊष्मागतिक निकाय के पास नियत ताप व आयतन पर उपलब्ध वह ऊर्जा जिसका उपयोगी कार्य में उपयोग किया जा सके, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहलाती है। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहलाती है। देखो, अर्थात F बराबर U माइनस टी एस, F बराबर U माइनस टी एस। ठीक है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, 7 पॉइंट, वो अपन ने देख लिए। अब अपन अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले स्टार्टिंग में टॉपिक अपन देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, देखो समझते हैं इस नियम को। क्या ये नियम बोलता है कि जैसे अपने पास कोई ऊष्मागतिक निकाय है, और ऊष्मागतिक निकाय के रूप में अपन ने क्या किया हुआ है? कोई पात्र है, उस पात्र के अंदर अपन ने क्या भरी हुई है? गैस। और उस पात्र में भरी हुई गैस के ऊपर क्या लगाया हुआ है? एक पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इस पात्र के अंदर गैस भरी हुई है, इस गैस के परमाणु की मैं आंतरिक ऊर्जा मान लेता हूं, कितनी है? U1 है। ठीक है, जब मैं इस ऊष्मागतिक निकाय को कुछ ऊष्मा देता हूं कैपिटल Q, जब इस ऊष्मागतिक निकाय को कुछ ऊष्मा कैपिटल Q दी जाती है, तो ये जो कैपिटल Q ऊष्मा है वो दो तरह से इस ऊष्मागतिक निकाय के अंदर काम में आती है। तो ये जो कैपिटल Q ऊष्मा दी है, ये दो काम करेगी। एक काम तो क्या करेगी, जो गैस के परमाणु जिनकी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कितनी है? U1, उस आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा के U1 से क्या कर देगी? U2 कर देगी। तो पहले तो प्रारंभिक में अवस्था में तो गैस के परमाणु की आंतरिक ऊर्जा कितनी है? U1, लेकिन Q ऊष्मा देने के पश्चात मैंने मान लिया कि आंतरिक ऊर्जा बढ़कर कितनी हो गई? परमाणु की U2 हो गई।
और जब इन परमाणुओं की आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि, तो इस गैस के द्वारा इस पिस्टन पर क्या लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। कहने का मतलब इस गैस के द्वारा इस पिस्टन पर क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो कार्य करने से ये जो पिस्टन पहले इस वाली अवस्था में था, ये ऊपर उठकर कहां जाएगा, इस वाली अवस्था में, इस तरह से। तो मैंने मान लिया कि गैस के द्वारा इस पिस्टन पर किया गया जो कार्य है वो कार्य कितना है, W है, W। तो ये जो Q ऊष्मा दी है ये दो तरह से काम में आ रही है। तो इस गैस के जो परमाणुओं की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और गैस के द्वारा पिस्टन पर किए गए कार्य W के रूप में। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको कि Q बराबर डेल्टा U, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस गैस द्वारा किया गया कार्य। Q बराबर डेल्टा U प्लस W। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को। या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, अगर दी गई ऊष्मा जो है Q, वो Q ना होके अगर अल्प मात्रा में अपन ऊष्मा दें, डेल्टा Q, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q बराबर du प्लस डेल्टा W। डेल Q बराबर du प्लस डेल्टा W, अर्थात किसी भी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि व उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब देखो यहाँ पे Q और W के साथ तो जो परिवर्तन है उसको अपन ने डेल से लिखा है, और जो आंतरिक ऊर्जा के साथ परिवर्तन है वो किससे लिखा है अपन ने, D से। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि ऊष्मागतिकी में कुछ ऊष्मागतिक चर तो ऐसे होते हैं जो कि निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। कुछ ऊष्मागतिक चर तो ऐसे होते हैं जो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। ऐसे ऊष्मागतिक चरों को तो अपन क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, ठीक है। और स्टेट फंक्शन जहां भी लिखेंगे वहां पे परिवर्तन किससे दिखाएंगे, D से, स्मॉल d से। और कुछ ऊष्मागतिक चर ऐसे होते हैं जो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर न करके निकाय द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करते हैं। और ऐसे फंक्शंस को या ऐसे चरों को अपन क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, तो जहां भी पाथ फंक्शन लिखेंगे वहां पे परिवर्तन को किससे दिखाएंगे, डेल से। तो यहाँ पे जो Q और W है वो तो क्या है, पाथ फंक्शन, इसलिए इनके साथ परिवर्तन किससे दिखा है, डेल से। और U कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, इसलिए परिवर्तन को किससे दिखाया है, D से। तो ये जो समीकरण है इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। तो हेडिंग डालो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और लिखो, इसमें लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा, इस नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा कौमा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि व निकाय द्वारा किए गए कार्य, व निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। लिखो, अर्थात डेल Q बराबर du प्लस डेल W। ये लिखो, डेल Q बराबर du प्लस डेल W। डेल Q बराबर du प्लस डेल W लिख लेना। यहां डेल Q बराबर, डेल Q क्या है, निकाय को दी गई ऊष्मा। यहां डेल Q निकाय को दी गई ऊष्मा। इसी तरह du निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। डेल Q निकाय को दी गई ऊष्मा, डेल Q du निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और डेल W
निकाय द्वारा किया गया कार्य, डेल डब्ल्यू निकाय द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल समीकरण। तो देखो मैक्सवेल ने क्या किया था कि 4 ऊष्मागतिक चर T, V, S और P, T, V, S, P, T का मतलब टेम्परेचर, ताप, V का मतलब वॉल्यूम आयतन, S का मतलब एंट्रोपी और P का मतलब प्रेशर दाब। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, इन 4 ऊष्मागतिक चरों की सहायता से ऊष्मागतिकी से संबंधित 4 समीकरणें प्रस्तुत की थी। ठीक है, इन 4 ऊष्मागतिक चरों को काम में लेके मैक्सवेल ने ऊष्मागतिकी की 4 समीकरणें प्रतिपादित की थी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उन चारों समीकरणों को लिखने का तरीका देखना है, किस तरह से अपन उनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके बाद अपन एक एक समीकरण की क्या करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे। तो एग्जाम में क्या है, कभी तो छोटे क्वेश्चंस के अंदर चारों समीकरणों को सीधा लिखवा लेता है कि मैक्सवेल की चारों समीकरणें लिखिए, या कभी अगर बड़े क्वेश्चंस में आता है तो या तो 2 समीकरणों की व्युत्पत्ति करवा लेता है, या कभी कभी चारों समीकरणों की क्या करवा लेता है, व्युत्पत्ति करवा लेता है। तो अपन को एक तो लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए इनको, और चारों समीकरणों की क्या याद रखनी है, व्युत्पत्ति भी याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन चारों समीकरणों को लिखने की ट्रिक देख लेते हैं, किस तरह से याद कर सकते हैं अपन इन चारों समीकरणों को। तो देखो अपन को 4 समीकरणें लिखनी है, और चारों समीकरणों में इन 4 चरों का उपयोग करना है अपन को। तो देखो कैसे लिखनी है, सबसे पहले एक तरफ तुम क्या करोगे, 3 चर लिख लोगे TVS, और दूसरी साइड क्या करोगे, TPS। TVS चर एक तरफ लिखोगे और दूसरी तरफ क्या लिख दोगे, TPS, 3 चर। तो इन 3 चरों से तो 2 समीकरण लिखेंगे, और इन 3 चरों से भी कितने लिखेंगे, 2 समीकरण। कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण लिखता हूं मैं। तो फर्स्ट समीकरण कैसे लिखोगे, देखो यहां से स्टार्ट करो, डेल T बटे डेल V, डेल T बटे डेल V, और इसके ब्रैकेट के नीचे क्या लिख दोगे, S, TVS, TVS। ये ब्रैकेट के नीचे S लिखने का मतलब है कि इस अवकलन के अंदर ये जो राशि है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, बराबर में। अब देखो 3 चर तो लिख लिए तुमने, T, V और S, एक चर और बच गया, कौन सा चर बच गया, P। तो यहाँ क्या लिख दोगे, डेल P बटे, ये S बाहर लिखा हुआ है तो अंदर क्या लिखोगे, यहाँ पे डेल S। यहाँ डेल V अंदर लिखा हुआ है तो इसके बाहर क्या लगा दोगे, V लगा दोगे। जो बाहर था उसको अंदर लिखोगे, जो अंदर था उसको कहां लिख दोगे, बाहर। तो इस तरह से ये कौन सी समीकरण बन जाएगी अपने पास, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। एक बात और याद रखना इसमें कि जिन चारों समीकरणों में जहां पर भी S और P वेरिएबल, S और P चर जहां भी एक साथ दिख जाए तुम्हें, वहां उस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दोगे तुम, नेगेटिव साइन। जैसे यहाँ देखो S और P चर देखो एक साथ है, S और P, इसलिए इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन लगाएंगे अपन, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो इसी तरह से सेकंड समीकरण कैसे लिखेंगे। सेकंड समीकरण लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले क्या करोगे, यहां तो तुमने इस ऑर्डर में लिखा था TVS, TVS। अब इसको उल्टे ऑर्डर में लिखो, पहले क्या लिखोगे, S, डेल S, फिर इसके नीचे क्या लिखोगे, डेल V, और बाहर क्या लिख दोगे, T। यहाँ TVS इस ऑर्डर में लिखा था, अब की बार उल्टा लिखा है SVT। अब देखो TVS तो चर काम में ले लिए, एक चर और बच गया, कौन सा बच गया, वो P। तो यहाँ क्या लिख दोगे, डेल P। यहाँ बाहर T लिखा हुआ है इसलिए इसके अंदर क्या लिखोगे, डेल T। यहाँ अंदर V लिखा हुआ है तो इसलिए इस ब्रैकेट के बाहर क्या लगाओगे, V लगाओगे। अब देखो यहाँ पे S और P चर एक साथ आ रहे, क्या नहीं आ रहे एक साथ, S तो यहाँ आ रहा है, P इस वाले ब्रैकेट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या नहीं लगाएंगे, नेगेटिव साइन काम में नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इन दोनों समीकरणों को लिखने का तरीका देख लिया अपन ने TVS की सहायता से, मैक्सवेल की पहली समीकरण और
दूसरी समीकरण बिल्कुल सेम इसी तरह से। अभी तो टीवीएस काम में लेके लिखा है, इसी तरह से किसके लिए लिखोगे बाकी दो समीकरण टीपीएस काम में लेके। तो लिखने की कोशिश करो एक बार, टीपीएस को काम में लेके बाकी दो समीकरण इसी तरह कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो समीकरण तो अभी लिखना देख लिया अपन ने। अब बाकी की दो समीकरण और देखते हैं। देखो अब की बार इसकी सहायता से लिखेंगे, टीपीएस की सहायता से। तो देखो कैसे लिखना है, बिल्कुल इसी तरह लिखना है तुम्हें। क्या लिखोगे, डेल टी बट्टे डेल पी और बार क्या लिखोगे एस बराबर। अब बताओ कौन सा चर रह गया, एक टीपीएस तो काम में आ गया, कौन सा चर रह गया बी। तो यहाँ क्या लिख दोगे डेल बी बट्टे, यहाँ बाहर क्या लिखा हुआ है एस, अंदर क्या लिख दोगे डेल एस। यहाँ अंदर क्या लिखा हुआ है पी, तो बाहर क्या लिख दोगे इसके पी। अब देखो एस और पी एक साथ आ रहे हैं क्या, एक और एक साथ नहीं आ रहे। यहाँ तो डेल पी तो इधर है, डेल एस इधर है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं लगाएंगे अपन, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। फिर फोर्थ समीकरण इसी तरह, फोर्थ में क्या करोगे, उल्टे ऑर्डर में लिखना है। अभी टीपीएस लिखा था, उल्टे लिखोगे एस पी टी, डेल एस बट्टे डेल पी कांस्टेंट टी। ठीक है, अब देखो टीपीएस तीन चर तो काम में आ गए, एक चर और बच गया, वो चर कौन सा है वी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम डेल वी बट्टे, टी बाहर है तो अंदर डेल टी लिखोगे, और यहाँ पी अंदर है तो इसके बाहर क्या लिख दोगे पी। बिल्कुल इसी तरह लिखे जैसे स्टार्टिंग की दो समीकरणें लिखी थी। अब देखो यहाँ पे एस और पी एक साथ आ रहे हैं ना, तो इसलिए इसके बाहर अपन क्या लगा देंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये तो अपन ने लिखने का तरीका देख लिया मैक्सवेल की चारों समीकरणों को। तो एक बार मैक्सवेल समीकरण हेडिंग डाल ली, और मैक्सवेल समीकरण हेडिंग डालने के बाद इसके अंदर लिखो मैक्सवेल ने चार ऊष्मागतिक चरों टीवीएसपी मैक्सवेल ने चार ऊष्मागतिक चरों टीवीएसपी की सहायता से चार ऊष्मागतिक समीकरणें प्रतिपादित की। मैक्सवेल ने चार ऊष्मागतिक चरों की सहायता से चार ऊष्मागतिक समीकरणें प्रतिपादित की जो निम्न है, तो इसी तरह से लिखो बिल्कुल जैसे मैंने बताया तुम्हें अभी। एक तरफ क्या लिखोगे टीवीएस और एक तरफ क्या लिखोगे टीपीएस। ठीक है ना, यहां तो कैसे लिखोगे टीवीएस ऑर्डर में डेल टी बटे डेल बी कांस्टेंट है, फिर एक चर कौन सा बच गया पी, तो यहाँ पी लिख दोगे डेल पी। जो चर बाहर लिखा हुआ है उसको अंदर लिखोगे, जो चर अंदर लिखा है उसको क्या लिखोगे बाहर। उसके बाद सेकंड वाली समीकरण में इसका उल्टे ऑर्डर से लिखना है एस वी टी, और बाकी सब जो प्रोसेस है पूरी एक जैसी रहेगी। पहली दूसरी की जो प्रोसेस है लिखने की, वही प्रोसेस किसकी है थर्ड और फोर्थ समीकरण की है। तो एक बार इनको लिखो,
ठीक है, तो ये तो अभी अपन ने डायरेक्ट इन समीकरणों को लिखने का तरीका देख लिया कि अगर छोटे क्वेश्चन में अपन से पूछता है तो सीधा अपन लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक एक समीकरणों को व्युत्पन्न करेंगे। तो नीचे हेडिंग डाल के लिखो मैक्सवेल समीकरणों की व्युत्पत्ति। मैक्सवेल समीकरणों की व्युत्पत्ति। मैक्सवेल समीकरणों की व्युत्पत्ति। मैक्सवेल समीकरणों की व्युत्पत्ति। इसमें सबसे पहले लिखो प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण पहले अपन व्युत्पन्न करेंगे मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण, ठीक है। तो देखो प्रथम समीकरण को व्युत्पन्न करने के लिए अपन यहां काम में लेने वाले हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अभी मैंने बताया था तुम्हें कि किसी भी ऊष्मागतिक निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो इसी डेफिनेशन को या इसी नियम को काम में लेंगे अपन किसके लिए, मैक्सवेल के प्रथम समीकरण को व्युत्पन्न करने के लिए। तो सबसे पहले देखो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या लिखेंगे अपन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये लिखा था अभी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। अब देखो कल अपन ने एंट्रोपी की डेफिनेशन लिखी थी, ये लिखी थी ds बराबर डेल क्यू बट्टे टी। एंट्रोपी टॉपिक लिखा था, उसके अंदर लिखा था ds बराबर डेल क्यू बट्टे टी। तो यहां से डेल क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, t इंटू ds। डेल क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, t इंटू ds। तो डेल क्यू के स्थान पर क्या लिख दोगे, t इंटू ds बराबर du प्लस, अब देखो ये जो डेल डब्ल्यू होता है ये क्या है, निकाय के द्वारा किया गया कार्य। और निकाय के द्वारा किया गया कार्य किसी भी ऊष्मागतिक प्रक्रम में अपन किस तरह निकालते हैं, देखो अपन क्या करते हैं कि एक अक्ष पे तो ले लेते हैं प्रेशर, दाब, ठीक है, और एक अक्ष पर क्या ले लेते हैं, आयतन। और दाब और आयतन के बीच में वक्र बनाते हैं। मैंने मान लिया इस तरह का कोई वक्र आ गया दाब और आयतन के मध्य में, ठीक है। तो इसके संगत फिर अपन को कार्य निकालने, तो कार्य कैसे निकालेंगे, दाब और आयतन के मध्य खींचा गया वक्र तथा आयतन अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा, इस कार्य को प्रदर्शित करेगा। तो क्षेत्रफल कैसे लिखोगे, देखो इस वक्र, एक तो ये वाला वक्र और इस वक्र ने देखो कितना क्षेत्रफल घेर रखा है आयतन अक्ष के साथ, ये क्षेत्रफल घेर रखा है आयतन अक्ष के साथ। मैं मान लेता हूं यहाँ पे आयतन कितना है, इस पॉइंट पे v, और यहाँ पे आयतन कितना है v प्लस dv। इस पॉइंट पे v प्लस dv है और इस पॉइंट पे आयतन कितना है v, यानी कि यहां से यहां तक आयतन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv। तो कार्य कैसे लिखोगे, इसका क्षेत्रफल लिखना है। तो प्रेशर तो कितना है यहाँ पे, मैं मान लेता हूं इस बिंदु पे प्रेशर कितना है P, यहां से यहां तक प्रेशर कितना है P, और आयतन कितना है dv के बराबर। तो क्षेत्रफल कैसे लिखोगे इसको, इसका क्षेत्रफल लिखने के लिए क्या करोगे, डेल W बराबर P इंटू dv। ये तो होगा इसका क्षेत्रफल P और dv, इसको गुणा कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और यही क्षेत्रफल किसको बताएगा, निकाय के द्वारा किए गए कार्य को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जहां भी डेल डब्ल्यू आएगा उसकी जगह क्या लिखना है तुम्हें, P इंटू डीवी लिखना है। डेल डब्ल्यू के स्थान पर क्या लिखोगे, P इंटू डीवी, ठीक है। आगे देखो, तो यहां से देखो डी यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी बी। डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी बी, ये इसको डाल दो समीकरण नंबर 1,
ठीक है ना। अब देखो केस फर्स्ट क्या लेके चलते हैं। सबसे पहले यदि निकाय की एंट्रोपी नियत हो, यदि निकाय की एंट्रोपी नियत हो, एंट्रोपी नियत होने का मतलब एस क्या हो, कांस्टेंट, और एस कांस्टेंट होगा तो डीएस की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब एस नियत है तो एस में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो डीएस 0 होगा तो देखो यहाँ पे अगर डीएस की जगह मैं 0 लिख दूं तो डीयू की वैल्यू कितनी आएगी यहां से मेरे पास, माइनस पी डी वी। ये तो 0 हो गया, केवल कितना बचेगा, माइनस पी डी वी। तो मैं यहां से अगर p की वैल्यू लिखना चाहूं p, तो p क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का डेल u बट्टे डेल v। क्या लिख सकता हूं, माइनस का डेल u बट्टे डेल v। और यहां पे अपन ने कांस्टेंट किसको रखा है, s को, तो इस ब्रैकेट के नीचे क्या लगा दोगे तुम, s लगा दोगे, ठीक है। यह है समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद देखो केस सेकंड लिखेंगे। अभी तो किसको कांस्टेंट किया था, s को कांस्टेंट किया था। अब की बार किसको कांस्टेंट करेंगे, आयतन v को कांस्टेंट करेंगे, है ना। आगे देखो केस सेकंड देखो, यदि निकाय का आयतन नियत हो, यदि निकाय का आयतन नियत हो अर्थात v कांस्टेंट हो, v, तो v कांस्टेंट होगा तो d v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसी तरह से dv कितना आ जाएगा, 0। अगर dv को 0 कर दोगे तो du किसके बराबर मिलेगा, फिर du t इंटू ds, du किसके बराबर मिलेगा, t इंटू ds। तो यहां से t की वैल्यू क्या लिखोगे, t बराबर डेल u बट्टे डेल s, और इसके लिए कांस्टेंट क्या रहेगा, आयतन कांस्टेंट है v। इक्वेशन नंबर 2। एक बार s को कांस्टेंट किया, एक बार किसको कांस्टेंट किया, v को कांस्टेंट किया, तो समीकरण 2 और 3 मिल गई इसमें, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब देखो गणित के अंदर एक यथातथ अवकल का गुणधर्म होता है। वो यथातथ अवकल का गुणधर्म क्या है कि जैसे कोई भी फलन f है तुम्हारे पास, वो फलन किसका है, दो चरों का फलन है, x का और y का। तो तुम जो है सबसे पहले क्या करो, अगर f का अवकलन कर दो x के सापेक्ष, और फिर x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद में किसके सापेक्ष करो अवकलन, y के सापेक्ष करो। या तुम एक काम करो कि f का अवकलन पहले किसके सापेक्ष कर लो, y के सापेक्ष, और बाद में किसके सापेक्ष करो, x के सापेक्ष बाद में करो। तो दोनों स्थितियों में जो मान आता है वो हमेशा कैसा आता है, बराबर आता है। कोई भी फलन है, दो चरों का फलन, x का और y का, x और y का फलन है, ठीक है। तो चाहे तुम पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लो, चाहे पहले किसके सापेक्ष कर लो, y के सापेक्ष, दोनों स्थितियों में मान कैसा आएगा, हमेशा बराबर आएगा। तो इसी गुणधर्म का हम देखो यहाँ पे उपयोग करेंगे। देखो यथातथ अवकल के गुणधर्म से, यथातथ अवकल के गुणधर्म से। अब यहाँ पे अपने पास x y तो चर है नहीं, अपने पास तो चर क्या है, देखो ये देखो u जो है, u चर जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो s पे कर रहा है और यहाँ से किस पे कर रहा है, v पे। मतलब u किस किस का फलन है, s का फलन है और v का फलन है। तो अपन क्या करेंगे, पहले u का एक बार s के सापेक्ष कर लेंगे, फिर किसके सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष, या पहले u का v के सापेक्ष कर लें, बाद में किसके सापेक्ष करें अवकलन, s के सापेक्ष। दोनों स्थितियों में मान कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले u का अवकलन किसके सापेक्ष कर लेता हूं मैं, s के सापेक्ष कर लिया, s के सापेक्ष। जब s के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो v को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। फिर एक बार तो s के सापेक्ष किया, अब किसके सापेक्ष करूंगा अवकलन, v के सापेक्ष। और जब v के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो s को क्या रखूंगा,
कांस्टेंट रखूंगा। बिल्कुल उसी तरह लिखा है जैसे एफ एक्स वाई को लिखा था अभी। पहले यू का अवकलन एस के सापेक्ष किया, बी को नियत रखा। फिर जो राशि मिलेगी उसका अवकलन किसके सापेक्ष करूंगा, वी के सापेक्ष। लेकिन वी के सापेक्ष करूंगा तो एस को क्या रखूंगा, नियत। ठीक है, या मैं पहले यू का अवकलन किसके सापेक्ष कर लू, वी के सापेक्ष, और एस को नियत रखूं। फिर एस के सापेक्ष करूंगा तो किसको नियत रखूंगा, वी को नियत रखूंगा। ठीक है ना। तो दोनों ही स्थितियों में मान कैसे मिलेंगे मुझे, बराबर मिलेंगे यथातथ अवकल के गुणधर्म से। तो देखो इसके बाद अपन देखो समीकरण 2 और 3 से मान रखेंगे। समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, 2 व 3 से मान रखो। देखो डेल यू बटे डेल एस कॉन्स्टेंट वी, डेल यू बटे डेल एस कॉन्स्टेंट वी, इसका मान तो 3 से रखोगे, क्या रखोगे इसकी जगह टी लिख सकता हूं। तो देखो क्या लिखोगे, डेल बटे डेल वी, और इसलिए क्या लिख दिया, टी। ठीक है ना, डेल बटे डेल वी और टी, और बाहर कांस्टेंट क्या है, एस, बराबर डेल बटे डेल एस, डेल यू बटे डेल वी कांस्टेंट एस, ये रहा डेल यू बटे डेल वी कांस्टेंट एस। इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस साइन को इधर लिख लो पी के साथ, तो क्या लिखूंगा इसकी जगह माइनस का पी। तो माइनस साइन तो लिख लेता हूं बाहर, और पी को क्या लिख देता हूं अंदर। तो देखो यही जो समीकरण थी अपनी, और बाहर क्या है वी, कांस्टेंट भी है ना। तो यही जो समीकरण अभी अपन ने डायरेक्ट लिखी थी, उसी समीकरण को अपन ने व्युत्पन्न किया है। ये कौन सी समीकरण है, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। ठीक है, लिखो एक बार इतना। इतना लिख लो, फिर इसके बाद लिख लेना यह मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। यह मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। तो इस तरह से अपन ने चारों समीकरणों को लिखने का तरीका देखा, और एक बार क्या किया है, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति देख ली। व्युत्पत्ति किस तरह से अपन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का प्रोसेस अपन को बाकी की जो 3 समीकरण हैं उनकी व्युत्पत्ति में भी यही प्रोसेस लगेगा। लेकिन काम में यहाँ पे तो अपन ने क्या लिया है, ऊष्मागति का प्रथम नियम काम में लिया है। वहां पे कुछ और ऊष्मागतिक चर काम में लेंगे, या कुछ और नियम या कुछ और डेफिनेशन काम में लेंगे व्युत्पन्न करने के लिए। ठीक है ना। लेकिन जो तरीका होगा उनको व्युत्पन्न, समीकरणों को व्युत्पन्न करने का, वो बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। तो आज के लिए तो केवल इतना ही रखते हैं, बाकी की जो 3 समीकरण है वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।